हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश में अच्छा नंबर लाने का बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। कैसे आप लोग अंग्रेजी के पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कैसे अंग्रेजी के पेपर में 86 नंबर लाए थे ये भी मैं बताऊंगा, और सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, सबसे मस्त ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको भी बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो की सहायता से आप पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आ लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड लेसन के ऑथर का क्या नाम है। ऑप्शन ए G.L. फ्यूंटेस, यही इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। आपको काउंट करते रहना है कि आपने कितने सही आंसर बताए हैं, जिससे कि लास्ट में आप कमेंट कर सकें कि हाँ, मैंने इतने सारे मार्क्स स्कोर किए हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी को काउंट करते रहना है अपने स्कोर को। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर कितने मनी इकट्ठा करने में योग्य हो पाया था। तो किसान को, लेंचो को चाहिए थे कुल 100 पेसोस, लेकिन उसने सिर्फ 70 पेसोस इकट्ठे कर पाए थे। ठीक है, पोस्ट मास्टर सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस इकट्ठे कर पाए थे, याद रखिएगा, और याद भी रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र के लिए ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है। अगर पता है तो देखो दोस्तों, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेट कौन सा है ये भी बताऊंगा, किस प्रकार का ट्रांसलेट आपके एग्जाम में आएगा, और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं ना पूरे साल, तो इस वीडियो को सीरियसली देखिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीपल। फिर अगला प्रश्न है, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के कण को पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा। ऑप्शन ये है, स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, क्योंकि बर्फ के कण बहुत छोटे होते हैं इसलिए। जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास इज। देखो दोस्तों, पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा। एक्टिव पैसिव आप लोग तैयार कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, एक्टिव पैसिव तैयार कर लेना है। तो इसका आपका बनेगा, देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय, बी है। द ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय द बॉय, सी है। द ग्लास इज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय, एंड डी है, द ग्लास हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय द बॉय। तो इसमें इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑप्शन ये। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर है। द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वेक अप, रिक्त स्थान, 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ, इसके आगे क्या लगेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी समय की बात होती है तो वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। ठीक है, समय के पहले हमेशा एट का प्रयोग होता है, जैसे 6 o'clock, 7 o'clock। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ही, यहाँ पे रिक्त स्थान, हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन डी, स्टडीज। ही स्टडीज हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ता है या इतिहास का अध्ययन करता है।
अगला है आपका विक्की टोल्ड अस, रिक्त स्थान, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द लगा नहीं सकते, ये आएगा नहीं, तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि इस वर्ड की शुरुआत हो रही है एक वोवेल से, तो वोवेल से शुरुआत हो रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करना है जिससे एक अर्थपूर्ण, ठीक है, एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण हो सके। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे इंग्लिश का, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कैसे लिखना है आंसर को, जो आंसर आप नहीं जानते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे उस आंसर को। पहला नंबर दोस्तों, आपको पूरी बुक को पढ़ लेना है, ठीक है, पूरे बुक को पढ़ लेना है। भी आपके पास समय है, अगर समय नहीं भी है उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आपके बोर्ड परीक्षा को कम से कम 1 महीने बाकी हैं, ठीक है, मिनिमम 1 महीने हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो फ़ायदा है आपके लिए, आपको पूरे बुक को पढ़ लेना है, चाहे उसके इंग्लिश को आप समझ पाएँ या नहीं। इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी वाला बुक खरीदिए और उसके हिंदी ट्रांसलेशन को ही पढ़ लीजिए, हिंदी को ही पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी पता हो जाए। फिर आपको टेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ लेना है, और जो क्वेश्चन पूछे आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे स्टोरी याद रहेगी, आपके दिमाग में तुरंत फ्लो कर जाएगा, ठीक है, कि इसका आंसर कैसे देना है। और आप जब टेंस पढ़े रहेंगे तो अपने हिसाब से आप लिख देंगे बना बना करके, ठीक है, आपके दिमाग में हिंदी में आएगी वो कहानी, और आप एक एक लाइन अपने माइंड में ट्रांसलेट करते हुए लिखते चले जाएंगे। इस तरह से मैंने 86% मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त किया था। 86 नंबर, 100 में 86 नंबर थे। प्रैक्टिकल में मुझे 29 नंबर दिया, 28 नंबर दिया गया था, सॉरी 29 नहीं 28 ही दिया गया था। प्रैक्टिकल में 2 नंबर मेरे काट लिए गए थे, ठीक है, नहीं तो मेरे 88 नंबर होते इंग्लिश में। और दोस्तों क्या करना है, ग्रामर जितना आप लोग तैयार कर सकते हैं तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग ग्रामर में अच्छा स्कोर कर गए ना, अगर आप ग्रामर में अच्छे रहेंगे, एग्जामिनर के नज़र में आप चढ़ गए कि हाँ ये बच्चा ग्रामर बहुत अच्छे से जानता है, हर चीज़ को ग्रामर में बारीकी से जानता है, तो आप लोग कुछ गलतियां भी आगे कर देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ग्रामर इसका तेज है तो सारी चीज़ें इसकी तेज हो जाएंगी या होंगी भी, बस एग्ज़ाम में नहीं लिख पाया होगा किसी कारणवश, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो मैंने बताया है कि क्या बताया है कि पूरी स्टोरी को आपको याद होनी चाहिए आपकी बुक की, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए निगेटिव थॉट्स अवॉइड एंड योर सेल्फ इन बिलीव ऑल। ऑप्शन बी बिलीव इन योर सेल्फ एंड निगेटिव थॉट्स अवॉइड ऑल, ये दोनों गलत है। तीसरा है बिलीव इन योर सेल्फ एंड अवॉइड ऑल निगेटिव थॉट्स, ये सही है। अपने आप पर विश्वास करो और सारे नकारात्मक विचारों को दूर करो, अच्छे नंबर आएंगे। इस भ्रम में मत रहो कि मैं क्या करूँगा मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, आपके अच्छे नंबर आएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। बेफिक्र होकर आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, थोड़ी सी भी तनाव में नहीं रहिएगा, ठीक है। तनाव में रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देना है। देखिए फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए इनको आपको तैयार ही कर लेने हैं अभी इसी वक्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। वैली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए। आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने, वैली सेव्ड अप द मनी, वैली ने पैसे बचाए फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। वैली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे बचाए बाई रेसिस्टिंग द
temptations to buy toys, balloons, peppermints and so on। और अपनी प्रलोभन का विरोध करते हुए, रेसिस्टिंग मतलब होता है विरोध और टेम्पटेशंस मतलब होता है प्रलोभन। वो जो जो चाहती थी जैसे कि खिलौने, बैलून्स और पेपरमिंट्स एंड सो ऑन और कुछ चीज़ें, उन्हें नहीं खरीदा। उनका विरोध करते हुए उसने क्या किए, जैसे तैसे 60 पैसे इकट्ठे किए ताकि वो बस से यात्रा करने जा सके। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सेव मनी। यह उसके लिए बहुत कठिन काम था। ठीक है, इतना पैसे इकट्ठा करना उसके लिए बहुत कठिन काम था। थस सी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसा फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। इस तरह से वह योग्य हो पाई कुल 60 पैसे कलेक्ट करने में। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको एक बार और पढ़ लेना है दोस्तों। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप लोग दोबारा समझ सकते हैं। आपको मेरी 90% गारंटी है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और पूरे फोकस के साथ समझना है। वाई वाज लेंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा क्यों था? आंसर है लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लेंचो को पत्र मिला था अगले रविवार को। व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस गया। ठीक है, लेंचो को पत्र कब मिला? लेंचो को पत्र अगले रविवार को मिला जब वह पोस्ट ऑफिस गया। ही बिकेम एंग्री बिकॉज, वह गुस्सा हो गया क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस इंस्टीड ऑफ 100, क्योंकि उसको सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त हुए थे और मिलने कितने चाहिए थे? 100 पैसे, 100। ठीक है, क्योंकि उसे 100 पेसोस की जगह ओनली 70 पेसोस ही रिसीव हुए थे, इसलिए वह एंग्री था। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज एनी फ्रैंक, वाई डिड सी राइट आ डायरी। एनी फ्रैंक कौन थी और वह डायरी क्यों लिखती थी? ठीक है, वह डायरी क्यों लिखती थी। फिर यहाँ पे आंसर आपको दे रहा हूँ, देखिए। एनी फ्रैंक वाज आ यंग जेविश गर्ल। एनी फ्रैंक एक यहूदी युवा लड़की थी। हु लिव्ड एंड डाइड ड्यूरिंग द होलोकास्ट, जो होलोकास्ट के दौरान जीवित रही और मर गई। ठीक है, फिर आगे क्या है। द फ्रैंक फैमिली हिड फ्रॉम द नेजिस फॉर 2 long years in a secret annexy and the back of a warehouse। warehouse मतलब होता है गोदाम। एनी फ्रैंक की फैमिली नाजियों से 2 सालों तक छुपी रही थी एक गुप्त एनेक्सी में। और वो गुप्त एनेक्सी कहाँ पे था? एक गोदाम के पीछे था। बैक मतलब होता है पीछे। ठीक है, दोबारा से एक बार और समझाता हूँ आपको। द फ्रैंक फैमिली, एनी की फ्रैंक की फैमिली ने हिड छिप गई फ्रॉम द नेजिस फॉर 2 long years इन आ सीक्रेट एनेक्सी। नाजियों से फ्रैंक की फैमिली 2 सालों तक छुपी रही एक सीक्रेट गुप्त एनेक्सी में। ठीक है, और ये गुप्त एनेक्सी कहाँ पे था? एट द बैक ऑफ अ वेयर हाउस। एक वेयर हाउस यानी कि एक गोदाम के पीछे था। ठीक, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, एनी केप्ट अ डायरी इन विच सी नॉट ओनली रोट अबाउट द हॉरर्स ऑफ वार बट द एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग अ टीनेजर्स।
एनी केप्ट अ डायरी इन विच सी नॉट ओनली रोट अबाउट द हॉरर्स ऑफ वार। एनी एक डायरी रखती थी जिसमें वह सिर्फ हॉरर्स के यानी कि भयावह घटनाओं को नहीं लिखती थी। एन्नी उस डायरी में सिर्फ उस युद्ध के दौरान भयावह घटनाओं को लिखने के बजाय साथ साथ अपनी उम्र की प्रत्येक प्रॉब्लम्स को भी लिखा करती थी। टीनेजर मतलब होता है 13 से लेकर के 19 तक, ठीक है। टीनेजर जिनका उम्र 13 से 19 साल के बीच होता है उन्हें टीनेजर कहा जाता है, ठीक है। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इन्हीं एज वालों को टीनेजर कहते हैं। और इसी एज में से एनी फ्रैंक भी थी। तो वह युद्ध के बारे में तो लिखती ही लिखती थी, साथ ही साथ टीनेजर के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, टीनेजर के लाइफ के प्रॉब्लम्स भी उसमें लिखा करती थी, प्रत्येक दिन की प्रॉब्लम्स को, ठीक। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। एक बार की बात है, एक शेर रास्ते के किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। नींद खराब होने पर शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। वो चींटी पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। चींटी मौत के डर से कांपने लगी। आपके छोटी क्लासों का ये ट्रांसलेट है तो आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं एक बार इसे ट्रांसलेट अवश्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर चेक कैसे करेंगे अपने ट्रांसलेट को, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से आप लोग इस ट्रांसलेट को करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेक कैसे करेंगे बता रहा हूँ आपको, चेक कहाँ से करना है। एक मिनट, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट मैंने लिखा है कहीं पे। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसलेट लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद मिला लीजिएगा कि सही था आपका कि नहीं। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, आ लायन, एक शेर, वाज स्लीपिंग अंडर अ बनियान ट्री एट द रोड साइड। एक बार की बात है, एक शेर सो रहा था अंडर अ बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे, एट द रोड साइड, एक रोड के किनारे, ठीक है। देखिए अगला क्या है, एन आंट वाज गोइंग थ्रू द सेम पाथ या रोड। एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी। सी मिस्टेकली या बाई मिस्टेक, सी वेंट ओवर ऑन द लायन, वह शेर के ऊपर चढ़ गई, ठीक है। वो शेर के ऊपर चढ़ गई। ऑन हिज स्लीप बीइंग डिस्टर्ब, उसके सोते समय डिस्टर्ब करने पर द लायन वोक अप रोरिंग लाउड, शेर तेजी के साथ दहाड़ते हुए बोला, क्या बोला, ही शाउटेड एट आंट, वो चिल्लाया चींटी पर, हाउ डियर यू बॉदर मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। द आंट स्टार्टेड शिवरिंग विद द फियर ऑफ डेथ, चींटी मौत के डर से कांपने लगी। शिवरिंग मतलब होता है कांपना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ट्रांसलेट आपको करना है, ठीक है। कुछ गलतियां भी हुई होंगी दोस्तों, और इसके अलावा और भी तरह से टेंस बन सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है उस सेंटेंस का, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपने अच्छा ही किया होगा, आप भी अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।